हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट और जो टॉपिक है दैट इज़ मैटर। आज हम कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भाई? मैटर से। और ये जो मैटर टॉपिक है ना, ये आप क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक देखना। उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है ना, दोनों ही मैटर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, और सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो दोनों ही टॉपिक किससे रिलेटेड है भाई? दोनों चैप्टर मैटर से। तो हम ये कंबाइनली डिस्कस करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में, यानी कि दोनों ही चैप्टर से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, अब देखो अभी रिसेंटली कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी साइंस के लिए? एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर इसके बाद देखो DSSS भी होना था, जो अभी डिले हो गया है। तो यानी कि DSSS में भी अब ये वाला टॉपिक आपको, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, हेल्प करने वाला है। साथ ही EMRS है, NVS है, KVS है। तो इन सभी के सिलेबस को देखना आप। 9th के ये जो टॉपिक्स हैं, मतलब 9th के जो आपको सिलेबस दिया हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें ये वाले टॉपिक्स, ये वाले चैप्टर मेंशन है। तो बेसिकली ये NVS, KVS, EMRS, HTET, DSSS सभी एग्ज़ाम के लिए, इन सभी के लिए ही हेल्पफुल रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवोपरेशन ऑफ वाटर? यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस गिवन है और इसमें से करेक्ट कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, जिसकी वजह से क्या है, इवोपरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। अब इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है भाई? जब क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल, इवोपरेशन बेसिकली क्या होता है, वाटर किस में चेंज हो जाता है भाई? वाटर के मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाते हैं? गैसियस मॉलिक्यूल में। यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म से किस में चला गया है? गैसियस फॉर्म में चला गया है, वेपर फॉर्म में चला गया है। तो उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इवोपरेशन बोलते हो। अब देखो जो बॉइलिंग होता है, अब बॉइलिंग में भी सेम चीज़ होती है। बॉइलिंग में भी तो यही होता है, जब आप बॉईल करते हो वाटर को तो क्या होता है, वाटर बॉईल करके क्या करता है भाई, गैसियस स्टेट यानी कि वेपर फॉर्म में ही चला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इवोपरेशन तो जो होता है ना, यहाँ पर वाटर से वेपर जो होते हैं एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे ये हो सकता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उस पर वाटर से वेपर बन सकते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग फिनोमिना में बेसिकली क्या होता है, एट बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी कि फिक्स एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, उस फिक्स टेम्परेचर पे वाटर से गैसियस फॉर्म में, वेपर में कन्वर्ट वो होता है। ठीक है। तो इवोपरेशन क्या है भाई? बेसिकली वाटर से, यानी कि लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होना, गैसियस में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं भाई, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपको स्टेटमेंट मेंशन होती है, उस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर दे सकते हैं ये। तो इवोपरेशन हमें पता चल गया क्या होता है। अब इवोपरेशन के लिए जो कंडीशंस होती है ना, जो फैक्टर्स होते हैं, देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है अभी? टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया। क्या हो सकता है अभी? सरफेस एरिया। ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना इवोपरेशन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड फैक्टर क्या है भाई यहाँ पर? विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड आ जाएगी। और फोर्थ फैक्टर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? ह्यूमिडिटी। फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है ना, इवोपरेशन होता है, वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इन चारों फैक्टर पे देखो कैसे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इवोपरेशन जो प्रोसेस होता है ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या है? इवोपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को भी जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर है विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है इवोपरेशन। तो इसमें भी क्या होगा देखो, विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि लिक्विड से वेपर फेज में जाने वाली जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है भाई? इंक्रीज हो जाती है। फिर फोर्थ फैक्टर जो है दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर आपको याद रखना है। तो ह्यूमिडिटी में बेसिकली क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है। तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवोपरेशन डिक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो इवोपरेशन प्रोसेस
क्या है भाई, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या गिवन है आपको। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अब उसने क्या बोला है, इवोपरेशन इंक्रीज़ करना है। क्या इंक्रीज़ करना है, इवोपरेशन। तो इवोपरेशन कैसे इंक्रीज़ होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही करेक्ट लग रही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। बाकी की कंडीशंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर दिया है तो ये रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट दिया है सी ऑप्शन, क्या है, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया। लेस एक्सपोज नहीं होना चाहिए, सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि मोर द एक्सपोज ऑफ सरफेस एरिया, तभी क्या होगा भाई, इवोपरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगी। एडिंग कॉमन सॉल्ट ऑफ वाटर, तो ऐड करने से ना, देखो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है। तो जब आप इसे वाटर के अंदर क्या करते हो, डिज़ोल्व करते हो, ऐड करते हो, तो डिज़ोल्व होगा वाटर में जो कॉमन सॉल्ट होता है डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। क्या करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से बना लेता है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए हैं अभी, इंक्रीज़ हो गए हैं। यहाँ पर सोडियम के आयंस भी तो आ गए हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है ना वो डिक्रीज़ होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऐड करने से क्या होगा, एडिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट, यहाँ पर क्या इवोपरेशन डिक्रीज़ होगा। लेकिन उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, इंक्रीज, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेस इज कॉल्ड इज। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि कौन सी जो स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, उसमें सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन सी फॉर्म में, आयनाइज गैसेस की फॉर्म में होते हैं। गैशियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होते हैं, या फिर प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। तो ये किस में होते हैं अभी, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। अब ये आपने पढ़ाई है क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको दिया हुआ है। बेसिकली हम 3 स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, ठीक है। ये 3 स्टेट को हम पढ़ते हैं। अब इनके अलावा 2 और होती है, एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक होती है प्लाज्मा स्टेट। तो जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, इसमें क्या होता है भाई, इसे आप बोल सकते हो 4th स्टेट या फिर 5th स्टेट ऑफ मैटर बोल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब भी कोई गैस होती है, ठीक है, उस गैस को जब हम हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है, गैस जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने लग जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो आयनाइज हो जाता है, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है भी, आयनाइज गैशियस पार्टिकल्स आते हैं, और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आयनाइज गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्टेट के लिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। और बेसिकली जो स्टार्स का ग्लो होता है, सन जो ग्लो करता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भी, प्लाज्मा स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4th ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है और इसके बेसिस पे यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो, दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो 23 में, यानी कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2023 में, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है सेपरेशन टेक्निक से। और लास्ट आप जो 2 ईयर वाले एग्ज़ाम, यानी कि लास्ट 2 ईयर्स के एग्ज़ाम जब आप कंसीडर करते हो, 22 वाला और 23 वाला, तो इनमें बेसिकली जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, एज़ कम्पेयर टू जो पुराने TGT साइंस के एग्ज़ाम्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। अब वो थोड़ा कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो 9-10th के हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, फिज़िक्स और बायो की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना वो 9-10 से आया हुआ है। लास्ट एग्जाम में तो देखना 23 वाले में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 22 वाले में 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, और इससे पहले 21 वाले में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बट फिर भी आप ये बोल सकते हो कि 80-90%, यानी कि 90% आप यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो 9-10th वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेज़र जो है, अगर हम पीछे वाले पेपर्स को देखें, उसको कंसीडर करके तैयारी को ध्यान में रखते हुए तैयारी को करें, प्रिपरेशन को, तो क्या है, 9-10th वाला ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू 11-12th। और सिलेबस भी जो आपको इशू हुआ है वो 9-10th वाला ही है। बट यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ना वो अच्छे पूछे गए हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स जो होती है वो अच्छे से पूछा हुआ है, NCERT से लाइंस उठाई हुई हैं ऐसी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पल सारे अच्छे से देखने हैं। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अभी, यहाँ पर ये सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
और ये आपको क्लास 9th में ही दिया हुआ है, सेपरेशन टेक्निक्स। तो देखो क्या बताया गया है, प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। और इस टेक्निक को जो यूज़ करते हैं ना, इसका प्रिंसिपल भी देखो क्या बताया गया है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो फिनोमिना, मतलब कि ये जो भी हम टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो टेक्निक बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज़, यानी कि कंपाउंड और जो भी इम्प्योरिटी वहाँ पर प्रेजेंट है, उन दोनों की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि एक ज़्यादा सॉल्युबल होगा, दूसरा इनसॉल्युबल होगा, तो यही तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस हो गया। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बता देती हूँ, फिर हम सारी ही टेक्निक्स को एक बार देखते हैं कि किस में क्या होता है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए और जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ पर ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ना, एक बार इनको समझते हैं कि इनका प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर जो ये नाम दिए हुए हैं ना ऑप्शंस में, इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेपरेटिंग फनल। तो फनल तो आपने देखा होगा, वो कुछ इस तरह से होती है फनल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू रिकवर वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। इसमें क्या होता है, सुटेबल सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, उसमें से किसी एक कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं, मतलब उसको अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ वो इमिसिबल होना चाहिए, बट शुड डिजॉल्व वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो यानी कि बेसिकली आपको जो भी सेपरेट करना है वो तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाना चाहिए, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, ताकि आप फिर उसको इस फनल के थ्रू यहाँ से जैसे फ़िल्टर पेपर लगा के उसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, तो एक नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा और दूसरा जो है वो रेजिड्यू यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्निक काम करती है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्या है भाई, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या बताया गया, देखो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन में यही दिया हुआ था। और ये देखो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटीज ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इम्प्योर जो कंपाउंड रहता है ना, वो तो सुटेबल सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, बट स्प्रेंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। और स्प्रेंगली सॉल्युबल रहेगा किस पे, रूम टेम्परेचर पे रहेगा, बट सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इम्प्योर कंपाउंड है ना, वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है एट हायर टेम्परेचर, बट रूम टेम्परेचर पे हम उसको देखें तो स्प्रेंगली सॉल्युबल रहता है। दिस सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड टू गेट नियरली ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, फिर इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे, और करने के बाद क्या होते हैं, उसके क्रिस्टल्स विजिबल होते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना, वो किसके होते हैं, प्योर सब्सटेंस के होते हैं, और फिर हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, विच आर रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि लिक्विड वहाँ से अलग हो जाएगा, जो क्रिस्टल सॉलिड पार्ट हो गया है वो अलग हो गया है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो देखो यहीं से दिए हुए थे, इसलिए इस प्रोसेस का जो आंसर आना था वो क्या आना था भाई, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या करते हैं, देखो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट हैविंग अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है कि जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, बट उनका जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो क्या होता है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो जिसमें से जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट, मतलब कि वो पहले जल्दी वेपर्स बना लेता है, और उसके वेपर्स कंडेंस करते हैं, और कंडेंसर के थ्रू क्या करते हैं, वो कूल होते हैं और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है भाई, मिक्सचर में जो भी हम सैंपल लेते हैं वहीं पे रह जाता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इट इज़ यूज बेस ऑन द एब्जॉर्प्शन पावर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भी, एब्जॉर्प्शन पावर पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो आपने किसी दो सब्सटेंसेस का क्या लिया है भाई, मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसका सैंपल बनाया। अब उसमें क्या है, एक जो कंपोनेंट है वो ऐसा होगा जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर अलग होगी और दूसरे कंपोनेंट की एड्जॉर्प्शन पावर अलग होगी। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं, दिस टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इन विच सेपरेशन इज अचीव बाय डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंपोनेंट अभी बताया ना कि एक की एड्जॉर्प्शन पावर अलग होती है, दूसरे की अलग। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक सैंपल लिया है, ये मिक्सचर लगाया,
तो जो भी मोबिल पार्ट होता है, यानी कि जो मूव कर सकता है, जो कंपोनेंट की एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी, वो क्या है भाई, फास्ट मूव करेगा और वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और जो दूसरा है वो क्या है, स्टेशनरी फेस, वो यहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन पावर पे डिपेंड करता है। तो आपको इन सारी ही सेपरेशन टेक्निक के प्रिंसिपल याद रखने हैं। प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल भी दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दे दिया और उसके बेसिस पे पूछ लिया कि इस सैम्पल को या फिर इस मिक्सचर को आप कैसे प्योरीफाई कर सकते हो या फिर सेपरेट कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें क्या पूछा है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या पूछा है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट गिवन है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना है, बिल्कुल करेक्ट है। जो बॉइलिंग होता है ना, वो क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, और इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों में ही बेसिकली वैसे क्या होता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में यानी कि गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर लिक्विड से किस में चला जाता है, गैशियस फॉर्म में चला जाता है। बट जो बल्क बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो यहाँ पर कंटेनर में क्या है, आपके पास लिक्विड है, वाटर है। अब यहाँ पर जब आप इसे बॉईल करोगे ना, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग है वो क्या है, यहाँ पर जो वाटर होता है ना, वो कंप्लीट वाटर यानी कि सारे ही वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। और यूज़ करके क्या करते हैं अभी यहाँ पर मतलब सरफेस से, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है, इवोपरेट हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और गैशियस फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है ना, वो एंटायर लिक्विड को अप्लाई होती है। ठीक है, और जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। हमने पढ़ा ना कि सरफे ये जो इवोपरेशन होता है एट एनी टेम्परेचर होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर तो जो है ये सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सारे पार्टिकल्स पे एनर्जी अप्लाई होती है। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ जो सरफेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, लिक्विड वाले, सिर्फ वही वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इस फिनोमिना में। इसी वजह से जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, सिर्फ वही इवोपरेट होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाई अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. क्या बताया गया क्वेश्चन में कि सीमा एक मतलब नेचुरल कंप्रेसिंग यूनिट में गई और वहाँ पर उसने देखा, मतलब उसने देखा कि किस तरह से हम क्या करते हैं, ये गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अब वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी, तो वो कंफ्यूज हो गई कि क्या कंडीशन उसने देखा था, क्या वहाँ पर जाके उसने सीखा था। तो आपको यहाँ पर उसे क्या करना है, हेल्प करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या कंडीशन होगी। लो टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, या फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं अभी इसको, लिक्विफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी इसको, लिक्विफिकेशन। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं अभी, गैस को लिक्विड फॉर्म में, क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। गैस को क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, देखो गैशियस स्टेट में आपने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स का, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रैंडम होता है, दूर दूर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, नेग्लिजिबल। कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, यहाँ पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन अप्रिशिएबल होती है, यानी कि ना तो बहुत कम होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है, अप्रिशिएबल होती है, यानी कि क्लोज पैकिंग नहीं होती। क्योंकि सॉलिड में तो क्या होता है, इस तरह से बिल्कुल क्लोज पैकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट लिक्विड में क्या होता है, गैशियस से तो ज़्यादा होता है, बट सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अप्रिशिएबल अमाउंट में रहेगी। तो अब देखो ये यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। अब आप गैस से लिक्विड कैसे बना सकते हो, गैस से लिक्विड कैसे बना सकते हो, अगर आप इसे कंप्रेस करो, गैस को क्या करो, कंप्रेस करो। और कंप्रेस करने पर, कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि आपने प्रेशर अप्लाई किया है। कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि आपने प्रेशर अप्लाई किया है।
प्रेशर कैसा लगाओगे आप, कंप्रेस कर रहे हो मतलब प्रेशर को बढ़ा रहे हो, प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हो। तो प्रेशर को जब आप ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है ये क्लोज क्लोज आ जाएंगे। भाई पार्टिकल्स क्या है, क्लोज आ जाएंगे। अब ये क्लोज होंगे तो यानी कि लिक्विड स्टेट को अप्रोच करेंगे, यानी कि गैसेस से क्या बन रहे हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बात आई समझ में कि प्रेशर कैसा होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया। अब प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि देखो हाई टेम्परेचर अगर आपने कर दिया तो हाई टेम्परेचर करने पर क्या है, पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो यानी कि वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर कंडीशन क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो यानी कि गैसियस से लिक्विड में यानी कि लिक्विफिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये कौन सी कंडीशन दी हुई है, देखो ऑप्शन नंबर सी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी आपको, ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पर टेम्परेचर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी गैस का कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो यानी कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से वो क्या है, ईजिली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट गैशियस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है अभी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। अब देखो रिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है भाई, फिजिकल प्रोसेस। कौन सा होता है भाई, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। और जो केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि कुछ न्यू सब्सटेंस बन जाता है जिससे वापस आपको यानी कि इनिशियल सब्सटेंस, प्रोडक्ट नहीं भाई सॉरी, इनिशियल सब्सटेंस आपको वापस नहीं मिल सकता। अब ऑप्शंस देखो यहाँ पर, बर्निंग ऑफ वैक्स। आप देखो वैक्स को बर्न कर देंगे तो उससे तो कुछ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये तो मतलब नहीं आएगा, रिवर्सिबल चेंज नहीं बनेगा, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्या देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स को आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो मेल्ट हो गया है, आप उसको क्या कर सकते हो, वापस से वो कूल होने के बाद क्या है भाई, वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। अब उसको फिर से मेल्ट कर सकते हो, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है भाई, ये इसे आप फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हो, रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क का क्या भाई, दही जमना। तो अब यहाँ से क्या है, ये तो अब वापस से अब देखो दही बन गया है, कर्ड बन गया, तो उससे मिल्क तो आपको मिल नहीं सकता है। तो यानी कि ये क्या है, केमिकल चेंज आएगा। कुकिंग ऑफ फूड, इसमें भी क्या है, इनिशियल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस आपको मिल जाता है आफ्टर कुकिंग द फूड। तो यहाँ पर भी ये क्या है, केमिकल चेंज होगा, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। ऑप्शन क्या है देखो, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवोपरेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। इवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में फेज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या कोज करता है भाई, कूलिंग इफेक्ट। इवोपरेशन क्या कोज करता है भाई, कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, अर्थन पोर्ट जो होता है ना, अर्थन पोर्ट क्या है भाई, मटका। तो मटके के सरफेस पे क्या होता है, टाइनी पोर्स या फिर आप बोल सकते हो होल्स होते हैं। तो इन टाइनी पोर्स के थ्रू जो वाटर होता है वो इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर वो सराउंडिंग में चला जाता है। अब यहाँ पर वो एनर्जी को यूज़ करता है, तो जो सराउंडिंग में जाने के लिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी वो यूज़ करता है उसे वो कहाँ से मिलती है, वाटर से ही मिलती है। वाटर, मटके में क्या अंदर वाटर है ना, तो वो कहाँ से मिलती है, उसे वाटर से ही मिलती है। लेटेंट हीट भी यहाँ पर आपको मिल सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। ये भी पूछ सकते थे कि इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, हीटिंग होती है, क्या होता है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि इवोपरेशन की वजह से क्या होता है भाई, कौन सा इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, द क्लियर लिक्विड विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट इज कॉल्ड। सॉल्वेंट बोलते हैं उसे, सुपरडेंट लिक्विड बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर सेडिमेंट कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, ध्यान से देखो। क्लियर लिक्विड विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड द बीकर, यानी कि वो लिक्विड आपको बताना है जो बीकर में बच जाता है, ठीक है, बीकर में रह जाता है आफ्टर सेटिंग डाउन। सेडिमेंट जब क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद जो क्लियर लिक्विड विजिबल होता है ना, क्लियर लिक्विड आपको मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सेडिमेंट प्रोसेस क्या होती है, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए। तो देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है,
मिक्सचर बनाते हैं और उस मिक्सचर में क्या होता है, एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट रहता है लिक्विड में, और वो जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट रहेगा ना वो नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। तो जो अब वो इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स है, इनसॉल्युबल जो है, जो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। क्या बोलते हैं उसे, सेडिमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब वहाँ पर सॉलिड तो जो है, इनसॉल्युबल जो पार्ट है वो तो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है, अब ऊपर क्या होगा, लिक्विड होगा। तो जो लिक्विड होता है ना, क्लियर लिक्विड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरनेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सुपरनेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी सेपरेशन टेक्निक से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये बताया कि ए और बी दो सब्सटेंस है जो इस तरह से रिएक्शन करते हैं, यानी कि ए दो मॉलिक्यूल्स हैं और बी वन है, और यहाँ पर ये कंबाइन करके क्या करते हैं, ए टू बी फॉर्म कर लेते हैं। तो अब ये जो ए टू बी बना है ना, इसके रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्या करना है, करेक्ट वाली आइडेंटिफाई नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। क्या है भी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन ना 22 में पूछा गया था, ठीक है, 22 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट 2 ईयर वाले 3 ईयर वाले पेपर देखना, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, द प्रोडक्ट ए टू बी, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है ना ए टू बी, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी। यानी कि यहाँ पर ये जो ए टू बी बना है ना, जो प्रोडक्ट बना है, ये बता रहा है कि ए और बी की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो ये तो इनकरेक्ट है, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर देखो, ये हमने पढ़ा है कि जब रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनकी अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। वो ए और बी से प्रॉपर्टीज़, ए और बी की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ को नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, यानी कि ए टू बी की खुद की न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसने यहाँ पर क्या बोल दिया, जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ है वही इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, विच इज़ रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन, कि जो प्रोडक्ट है उसकी हमेशा क्या है भाई, फिक्स कंपोजिशन होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है, कंपोजिशन फिक्स ही होगी। अब यहाँ पर इतना, अगर मान लो यहाँ पर ये है कि 2A एक बी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो यही तो बनाएगा, तो वो क्या है, कंपोजिशन फिक्स हो गई ना। देखो जैसे वाटर है, वाटर के लिए अगर हम रिएक्शन करते हैं H2+O2, यहाँ पर क्या है, वाटर बनेगा। तो अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से रिएक्शन होगी भाई, ये है। तो अब यहाँ पर ये हमेशा यही तो है, यानी कि ए, यहाँ पर दो क्या है, हाइड्रोजन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, वाटर। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या है, कंपोजिशन क्या है इसकी, फिक्स है ना। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, देखो यहाँ पर ये थर्ड है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासीफाई एज ए कंपाउंड, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते एज ए कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है भाई, अब देखो ये हमने पढ़ा ही है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं, या फिर 2 एलिमेंट, या 2 एलिमेंट में से भाई एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, या फिर 2 कंपाउंड कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड ही तो फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखो इनके फिक्स कंपोजिशन है। अब फिक्स कंपोजिशन जब भी होती है वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। और जब भी वेरिएबल कंपोजिशन होती है तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर तो फिक्स कंपोजिशन है। जैसे यहाँ पर देखो वाटर में क्या है, वाटर में हमेशा ही क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक ऑक्सीजन एटम होगा। तो ये फिक्स कंपोजिशन है ना, कि भाई 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज और किसी कंडीशन में नहीं बन सकता वाटर। तो ये क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन आ गई। फिक्स कंपोजिशन है तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा, क्योंकि कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होती है। और इसने बोल दिया कि कैन नॉट, तो ये तो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कैन नॉट नहीं होना चाहिए था, कैन होना चाहिए था, तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होती। तो यहाँ पर ये भी क्या आ गई भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई। फोर्थ क्या है, देखो, द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म एज एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये एलिमेंट। अब ये एलिमेंट थोड़ी ना है, ये तो कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या है भाई, रॉन्ग हो गया है। तो देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग आई है, फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है। अब देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया है अभी आपको, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये ऑप्शंस ना भाई रॉन्ग है, बट हमें अपना आंसर तो मिल ही गया है, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिनमें कंपोजिशन क्या होती है,
विजिबल नहीं होती है। कंपोजिशन क्या होती है, मिक्स हो जाती है अच्छे से, वेरिएबल आपको वहाँ पर कोई भी बाउंड्री विजिबल नहीं होती है, उसे आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। तो अब यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर देखो किसका बनेगा, आइस। आइस क्या है, बेसिकली वाटर। अब वाटर क्या होता है, होमोजीनियस ही तो होता है, ठीक है। वाटर क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो एक तो फर्स्ट आ गया। फिर वुड, वुड नहीं आएगा। वुड क्या करता है अभी, हेट्रोजीनियस बनाता है। वुड क्या करता है अभी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब हेट्रोजीनियस कैटेगरी में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वुड है ना, उसके डेंसिटी में अलग अलग जो ट्रीज़ होते हैं, अलग अलग जो प्लांट्स हैं, उनमें क्या होगा भाई, उनकी डेंसिटी में, वेट में, मॉइस्चर कंटेंट में डिफरेंस होगा। तो जिसकी वजह से जो वुड है, वुड की क्वालिटी भी जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए वुड होमोजीनियस नहीं होगा, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस बनेगा। सॉइल, सॉइल में भी सेम चीज़, शेप पे, साइज़ पे, प्रोपोर्शन पे, कि भाई किस में कितना, मतलब कौन सा कंटेंट है, ठीक है। तो इन सब पे क्या है, सॉइल डिपेंड करती है। और तो अगर ये सब पे डिपेंड करेगी, शेप डिफरेंट हो सकती है, पार्टिकल साइज़ का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है, मॉइस्चर अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल जो है उनके भी कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर भी ये क्या है भाई, होमोजीनियस नहीं बनेगा, क्या करेगा, हेट्रोजीनियस होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एयर, एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। देखो अब आपको सराउंडिंग में देखो, चारों तरफ अपने क्या है, एयर है। तो कहीं पे भी आपको ऐसे दिखाई देता है, कहीं भी चले जाओ, कि यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता ना। क्या दिखता है आपको, होमोजीनियस ही है, हमें दिखती नहीं है। तो यहाँ पर एयर भी क्या करेगा भी, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से आगे भाई, आइस हो गया, एयर हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, दिस सॉल्यूशन इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग। यहाँ पर जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है ना, ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के काम आता है ये। तो ये बेसिकली किसका सॉल्यूशन होता है, तो ये किसका होता है, आयोडीन इन अल्कोहल का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन ना DSSB में आया हुआ है, और बाकी एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन या फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज़। यहाँ पर अभी बोला है कि मिक्सचर है सल्फर का और कार्बन डाइसल्फाइड का। सल्फर क्या है, ये S, और जो कार्बन डाइसल्फाइड है डेट इज़ CS2। इन दोनों को मिलाकर क्या किया आपने, मिक्सचर बनाया। मिक्सचर का मतलब समझते हो ना, यानी कि कोई भी प्रोपोर्शन में सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि कितना सल्फर लेना है, कितना CS2 लेना है। तो इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पर मिक्सचर बनाया। तो जो मिक्सचर बनाया ना, उसका नेचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा या फिर होमोजीनियस होगा। एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको बाउंड्री विजिबल ना हो, कंपोजिशन थ्रू आउट क्या हो, सेम हो। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें बाउंड्री विजिबल हो। तो दोनों में बाउंड्री विजिबल होगी, यहाँ पर इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा डेट इज़ हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस वाले ऑप्शन तो देखो वैसे ही कट हो गए, तो होमो वाले कट कर दो। सी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन कट हो गया, क्या बचा, ए और सी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है इसमें से कि ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है इन दोनों का, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है या फिर नहीं करता है। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल होती है। अब देखो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो, आपने विंडो में से या डोर में से कई बार देखा होगा, जब सनलाइट पड़ती है ना, अंदर रोशनी आती है, तो उसमें क्या होता है, जो पाथ होता है ना, आपको डस्ट पार्टिकल से दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। उसमें डस्ट पार्टिकल का पाथ जो होता है ना, विजिबल होता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है ना, उनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लार्ज इनफ होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, तो उसमें से पाथ फिर जो लाइट का होता है वो विजिबल बन जाता है। और इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। अब रस्टिंग को क्या बोलते हैं, आयरन की रस्टिंग को आप क्या बोलते हो भाई, कोरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो सकता है, सी हो सकता है। अब ए ऑप्शन में बोला है कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। और सी ऑप्शन में बोला है कि केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है भाई, केमिकल चेंज है। अब एक बार रस्ट लग गया तो उससे आप सेम वैसे पहले जैसा आयरन का आर्टिकल थोड़ी ना बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये केमिकल चेंज है, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और रस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है,
इससे DSSB में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आई थिंक NVS या KVS के पेपर में भी ये आया था, रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो Fe2O3.XH2O ये क्या है अभी, रस्ट का फॉर्मूला है। और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, डैट इज़ गैल्वेनाइजेशन। क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 2023 में, यानी कि लास्ट जो पेपर हुआ था ना, वहाँ पर ये स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी, ट्रू फॉल्स इनकरेक्ट वाली जो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, ये क्वेश्चन था। तो वहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट में गिवन था। अब ये ध्यान नहीं है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई थी वहाँ पर या फिर इनकरेक्ट, बट ये पूछा हुआ था HTET के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स पूछा है कि कौन कौन सी बनेगी। ट्रू का मतलब करेक्ट वाली बतानी है, प्योर सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग बतानी है। तो फर्स्ट क्या देखो, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल करेक्ट। प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही टाइप के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसे प्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड और मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो कंपाउंड और मिक्सचर हो सकते हैं। तो देखो वो मिक्सचर नहीं हो सकते, एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में क्या होता है, देखो वन टाइप के ही एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है, वन टाइप के ही एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स में क्या होता है, जो रेशो होता है ना एटम्स का, वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे देखो वाटर, वाटर में क्या है, यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा, तभी वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो हमेशा ही एक कार्बन और 2 क्या है, ऑक्सीजन एटम होंगे, तभी वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कितना भी कार्बन ले लिया, कितना भी ऑक्सीजन ले लिया और उससे हमेशा ही CO2 बनेगा, ऐसा नहीं। यानी कि CO2 बनने के लिए हमेशा ही कार्बन और ऑक्सीजन ये जब फिक्स होता है, यानी कि कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन है, अगर ये रेशो फिक्स है, ठीक है, ये रेशो फिक्स है 1:2, 2:1 यहाँ पर वाटर के केस में, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा भाई, कंपाउंड बनेगा। और मिक्सचर में क्या है, कितना भी ले लो, यानी कि कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, यानी कि कभी कितना इस तरह से। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड और एलिमेंट्स तो हो सकते हैं, बट प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर नहीं हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। फर्स्ट वाली करेक्ट थी। नेक्स्ट क्या है देखो, प्योर सब्सटेंसेस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ये अभी बताया कि सेम कंपोजिशन होगी, मतलब वन काइंड के है तो सेम ही कंपोजिशन होगा, तो ये भी करेक्ट आ गया। फिर नेक्स्ट है, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्पलीफाई बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा ही इसने तो ये बोल दिया कि निकल के अलावा बाकी सब हो सकते हैं, तो ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। और ये था आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है, आज का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम जो इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लास्ट 3 ईयर में, क्योंकि इससे पहले वाले जब आप HTET के PYQ देखोगे ना, तो उसमें 11th-12th का ज़्यादा पूछा हुआ था। बट अभी जो रिसेंट सिलेबस इशू हुआ है इस साल, और जो लास्ट ईयर भी आपको जो सिलेबस इशू हुआ था, उसमें 9th-10th का ही सिलेबस गिवन है। कुछ टॉपिक्स आपको 8th के 7th के इस तरह से मिल जाएंगे, बट बेसिकली वो 9th-10th का ही सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो हम लास्ट 3 ईयर के पेपर में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैटर से ही रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस तरह से सारे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। और हमने ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, HTET के सारे पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। 2018 से लेकर 2023 तक हमने ये सारे ही PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, केमिस्ट्री के पोर्शंस को, HTET के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं TGT साइंस के, मतलब 2018 से 2023 तक। और जो क्लास 10th के जो टॉपिक्स है, क्लास 10th में देखो केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स हैं, 4 चैप्टर हैं, वही आपको सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर यहाँ पर एसिड बेस वाला है। सेकेंड चैप्टर क्या है, यहाँ पर एसिड बेस वाला है। थर्ड चैप्टर क्या है, मेटल नॉन मेटल का है। थर्ड चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला है। और फोर्थ चैप्टर यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो कार्बन कंपाउंड का है। कौन सा है अभी, कार्बन कंपाउंड का है। तो हमने इन चारों ही चैप्टर के लिए ना प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हुए हैं। तो अब देखो सेम ही क्वेश्चन बनते हैं। अब NCERT के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से पेपर में से लेके डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखो सेम ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो सेम क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस करने से मतलब
क्या वो होगा, ठीक है। तो वो तो कोई सही चीज़ नहीं है कि सेम ही क्वेश्चंस को हम फिर से वीडियो बनाकर डिस्कस करें। तो ये वाले जो क्लास 10th वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इनको आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनसे देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दूँगी। और एक जो प्लेलिस्ट है ना, वो भी है DSSB के नाम से है, DSSB के नाम से। वहाँ पर 10 या 11 वीडियोज़ है। तो वो सारी वीडियोज़ जो हैं उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया हुआ है ना, वो सभी HTET के लिए भी है, क्योंकि वो सारा सिलेबस सेम ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो आपको सिलेबस अभी इशू हुआ है HTET के लिए। तो आप वो वाले प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।